आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे पतंगबाजी के शौक के बारे में, जो सीधे तौर पर मुसलमानों के रोजगार से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के दौर में यहाँ पर पतंगबाजी का शौक परवान पर होता है, लेकिन इस शौक के जरिए मुसलमानों के बहुत से परिवार अपने रोजगार की गुंजाइश तलाशने में जुटे रहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज के इस खास प्रोग्राम में कैसे ये शौक मुसलमानों के रोजगार के लिए एक बेहतर उम्मीद नजर आ रहा है। अधूरे ख्वाब के आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे शौक से रूबरू कराएंगे जिसने न सिर्फ एक पेशे को जन्म दिया है, बल्कि एक रोजगार के तौर पर भी लोगों का सहारा बना है। साथ ही साथ रोजगार भी सीधे तौर पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों से ही जुड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पतंग की। आसमान की ऊंचाइयों को छूती पतंग की इजाद यूं तो चीन में हजारों साल पहले की मानी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में इसकी शुरुआत सैकड़ों साल पहले हुई है। आज मुल्क के अलग अलग शहरों और सूबों में खास दिन और त्योहारों पर पतंगों को बड़े ही शौक से उड़ाया जाता है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे सूबे में जहां मकर संक्रांति के दिन इसे उड़ाने का रिवाज है, तो वहीं मुल्क की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय त्योहार 15 अगस्त और 26 जनवरी को पतंग उड़ाने का अपना अलग ही मजा है, जिसमें तमाम ही कौम और मिल्लत के लोग शामिल होते हैं। हवा में डोलती अपनी पतंग से जो खुशियाँ हमें नसीब होती हैं, उनके पीछे कितना दर्द छुपा है, उसी को जाहिर करेंगे आज के हमारे इस खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में। आइए सबसे पहले बात करते हैं पतंग और उससे जुड़े मुस्लिम अल्पसंख्यकों की। यूं तो पतंग सभी कौम, जाति और धर्म के लोग उड़ाते हैं, लेकिन इसे बनाने का काम खास तौर पर मुस्लिम तबके को ही मयस्सर है। ऐसे तो यूं सूबे में सीजन के वक्त कई जगह पर पतंगे बनाने का काम बखूबी किया जाता है, लेकिन जयपुर में ये काम साल भर किया जाता है, जिसका न सिर्फ खास मोहल्ला है बल्कि खास बाजार भी है। यहाँ रामगंज मंडी से जगन्नाथ शाह का रास्ता पार करते हुए हम पहुँचे मोमिनान मोहल्ले में, जिसे पतंग वालों का मोहल्ला भी कहा जाता है। यहाँ न सिर्फ पतंग की एक बड़ी मार्केट है, बल्कि कई सारे कारखाने भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर पतंगे बनाई जाती हैं। पतंगों को उड़ाना जितना आसान है, उतना ही मुश्किल है इसे बनाना। जिस तरह से पतंगे उड़ाने के लिए अच्छी हवा की जरूरत होती है, उसी तरह इसे बनाने के लिए भी अच्छी पतंग साज की जरूरत होती है, तभी पतंग उड़ाने और बनाने वाला कामयाब हो पाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह बनाई जाती है ये खूबसूरत पतंगे और किस तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है इन पतंग साज कारीगरों को। आज हमारी टीम है जयपुर के मोमिनान मोहल्ले में। इसे पतंग वाले मोहल्ले के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे पतंग के कारखाने हैं, बहुत सारे घर हैं, घर में लेडीज़ भी काम करती हैं और बहुत सारे कारीगर लगे हैं। और ख़ास करके मकर संक्रांति के पहले बहुत सारी पतंगे बनाई जाती हैं। तो मेरे साथ कारखाने मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि कितनी मेहनत लगती है और कितना टाइम लगता है उसे, और खास साथ ही कितने पैसे मिल पाते हैं इस काम में। जैसे पहले इसकी कटिंग होती है, फिर इसको शेप में लेने के बाद जुड़ाई है, फिर कबान थड्डा है, कबान है, डोरी है, कई कंप्रोजर है इसके अंदर। सबका अलग अलग काम है इसके अंदर। जैसे ये थड्डे लगाना, डोरी लोडना, कम से कम एक पतंग 8 से 10 आदमी के बीच में जाती है। फ़ायदा तो मिलता है, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता जो एक फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इसमें इतना बचत है ही नहीं। एक पतंग बनाने में कितनी आमदनी हो जाएगी। अपना गुजारा चल रहा है लोग बागों का इससे। कारखानदार जो है परेशान है ही वैसे तो, लेकिन वो जो काम होना चाहिए वो काम नहीं है इस लाइन के अंदर पतंग में। साहब ये पतंग का काम करता हूँ मैं, और पतंग का काम मैं बचपन से 10 साल की उम्र से करता हूँ और करता चला आ रहा हूँ। ये कारखाना मेरे बचपन का ही है। बचपन से यहाँ भी आता हूँ, यहाँ भी काम करता हूँ, बाहर भी जाके काम करता हूँ। समझे, यहाँ ज़्यादा करता हूँ मैं काम, यहाँ करता हूँ। इस वक्त सीजन तक जो है काम ये चलता है, काम करते रहते हैं सीजन तक। सीजन के ऑफ सीजन के ऊपर जो है हम थोड़ा थोड़ा काम कर लेते हैं, चल जाता है भाई। ऐसा होता है कि थोड़ा घर का गुजर जो है चल जाता है।
बैठे रहने मेहनत तो है ही, कम से कम 8 घंटे का तो रेगुलर काम करना ही पड़ता है। उसके बावजूद जो है 200-250 रुपये का काम हमारे से होता है। जवान तो 200-250-300 का कर लेते हैं ऊपर। अब हमारे हाथ पाँव चलते नहीं है, इस वजह से आराम से तसल्ली से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें काम में। भले ही पतंग जयपुर में बनाई जाती हो, लेकिन इसका कच्चा माल बाहर से ही आता है। यहाँ कागज गुजरात और महाराष्ट्र से आता है, तो वहीं इसमें लगने वाले तिनके, जिसे पतंग की भाषा में कमाईनी कहते हैं, कोलकाता से मंगाई जाती है। ये जो मटेरियल है, जो कागज वगैरह है, जो पतंग में तिनके लगते हैं, वो कहाँ से आप लोग लाते हैं? ये हम लोग यहाँ पे व्यापारी हैं, उनसे खरीदते हैं। वो लोग कलकत्ते से तो काप ठड्डा मंगाते हैं, और कागज़ जो है, अब एक व्यापारी आता है, वो कागज़ हमें दे देता है, हम उससे कागज़ लेके इसको काटते हैं, और काटने के बाद में जो है हम बनाते हैं। बनाने के बाद में जो है हम इसको जब बेचते हैं तो इसको 1 रुपये 40 पैसे की हमारे पड़ती है, तो उसमें जो है हमें 10 या 5 पैसे मिल जाते हैं। बहरहाल ये 8 आदमी के बीच में जब पतंग जाती है, जब तैयार होकर आती है, तो हमारे को इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता है। ये कागज़ आता है, जैसे हैदराबाद भी है, मुंबई है, दिल्ली है, मिले जहाँ है इनकी। ये रंगाबाद जैसे आगरा आता है, जो कच्चा आता है, ये जो अजंता पेपर होता है, ये आता है मुंबई से। कबान ठड्डा आता है, ये आसाम से बास आता है, इसके बाद कलकत्ता में बनता है। कागज आगरे से भी आता है, बॉम्बे से भी आता है कागज, और काफड़ा कलकत्ते से आता है। पतंग बनाने के पेशे में न सिर्फ मर्द, बल्कि औरतें, बुजुर्ग और बच्चे भी इस काम से जुड़े हुए हैं। घर के कामकाज से फारिग होकर घर की औरतें भी लग जाती हैं पतंग बनाने में, जिससे न सिर्फ इनके घर के रोजगार में मदद मिलती है, बल्कि औरतों के जरिए कमाए गए पैसों से भी बच्चों की परवरिश और पढ़ाई में भी सहारा हो जाता है। हालांकि ये बात और है कि इस पेशे में इतने पैसे तो नहीं है कि बाहर के कारीगरों को दिहाड़ी पर रखकर काम कराया जाए, तभी तो पूरा ही खानवादा मिलकर करता है ये काम और बनाता है आसमान में उड़ने वाली नई नई पतंगे। ये पन्नी का काम है, पतंग का काम है। ये मैं शादी के बाद करने लगी हूँ, शादी से पहले भी करती थी, मेरे पापा का भी काम था, तो यहाँ आके मैं करने लगी हूँ। और ये है कि अपने हस्बैंड एंड वाइफ दोनों कर लेते हैं तो अच्छा खर्चा भी हो जाता है और बच्चों का भी एजुकेशन अच्छा हो जाता है। बच्चे अपने आगे बढ़ेंगे, इससे अच्छी क्या बात है। अगर मेहनत करते हैं तो अपने हाथ में पैसा रहता है और अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से जो दिल चाहे वो कर सकते हैं। घर के काम से फ्री होके जब हम ये काम करते हैं, उससे पहले नहीं, पहले घर का काम, हाउस वाइफ हूँ मैं। ये 3-4 कारीगरों के साथ मिलकर होता है। जैसे एक ने ये बीच का ठड्डा लगाया, फिर एक ने कमान चढ़ाई, फिर एक ने ये टेप लगाई, जब जाके ये तैयार होती है। उससे पहले इसकी छटाई होती है, इसकी रील उतरती है, काफ़ी काम है। ये 3-4 लोग मिलकर करते हैं, जब एक साथ बैठते हैं जब होता है ये काम। एक अकेले से नहीं हो सकता ये काम, अगर होगा तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए 3-4 एक साथ बैठते हैं जब होता है। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि इस शौक के पीछे और कौन कौन सी चुनौतियां और कौन कौन से दर्द छुपे हुए हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको दिखाएंगे कि इस रोजगार के पीछे और कौन कौन सी चुनौतियां छिपी हुई है। ऐसे कौन से दर्द हैं जो इस रोजगार के पीछे अभी बरकरार हैं और उनसे लड़ने के लिए बहुत मेहनत और मशक्कत करनी बाकी है। पतंग की बात हो और मांझे का नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है। आखिर पतंग को उसकी ऊंचाई पर पहुंचाने वाला मांझा ही तो है, जो आखिर तक उसका साथ नहीं छोड़ता। राजस्थान और जयपुर में यूं तो मांझे का कारोबार भी काफी बड़ा है, लेकिन ये मांझा जो राजस्थान का बना हुआ कम है, उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर में ज्यादा बनाया जाता है, जिसे वहाँ से लाकर बड़ी तादाद में यहाँ पर बाजारों में बेचा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी इस काम को करने वाला मुस्लिम तबका ही है। बरेली और रामपुर वगैरह में जो मंझे होते हैं, जो बड़ी तादाद में जयपुर में आते हैं, उस मंझे से ये मंझा कितना अलग है? वहाँ से यहाँ से ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें खाली पाउडर लगता है, उसमें थोड़ा सामान भी लगते हैं। ये मांझे का काम है, इसमें पाउडर से बनता है और पत्थर उत्थर वगैरह लगता है। बरेली का मांझा स्पेशल होता है और अपने यहाँ पर बनता है, वो लो कैटेगरी के अंदर आता है, लेकिन जो बेस्ट होता है वो तो वहाँ का होता है, बरेली का, जिसकी ज़्यादा डिमांड भी होती है, पसंद भी ज़्यादा करते हैं लोग।
मांझा ही है जो दूसरे मांझों से लड़कर उसे काट कर अपनी पतंग को एक बादशाह की तरह खुले आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचाता है। लेकिन इन पतंगों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के पीछे जो मांझा तैयार किया जाता है, उसे बनाने में जो दर्द छुपा है, उसे शायद कोई नहीं जानता। जिस तरह कोल्हू में बैल दिन भर चलता रहता है, उसी तरह मांझा बनाने वाले ये लोग भी दिन भर अपनी जगह पर फकत चलते रहते हैं। कोल्हू में चलने वाले बैलों की आंखों पर तो पट्टियां बंधी होती हैं और वो इन बातों से अनजान होता है कि उससे दिन भर कितनी दूरी तय कराकर मेहनत की जाती है और उसके मालिक को उससे कितना फायदा हुआ है। लेकिन इन मजदूरों की आंखें तो फिर भी खुली ही रहती हैं, जो अपना भला और बुरा दोनों ही जानते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी की आंखें बंद हैं, तो वो सरकार है, जो इनके दर्द और मेहनत को देख तो रही है लेकिन समझ नहीं रही। काफ़ी वक्त हो गया इसके, अपने 20 साल हो गए करते करते। इसमें आमदनी बहुत ही कम है, ज़रूरत से ज़्यादा ही बहुत कम है। जी हाँ, इसमें अगर आमदनी होती तो फिर अच्छे होते, लेकिन इसमें आमदनी बहुत ही ज़्यादा ही कम है, ज़रूरत से ज़्यादा ही कम है। हम लोग तभी ये करते हैं और सुबह से शाम हो जाती है तो लगभग 200-250 रुपये का काम हो पाता है। दिन भर में मेहनत बहुत रहती है और आमदनी वही होती है 100-150-200, बस हद है 250 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। और एक सुबह से 6 बजे से लगे 4 बज जाते हैं, 5 बज जाते हैं, कभी कभी अंधेरा भी होता है। जैसे आप देख रहे हैं अभी हम तान रहे हैं, सुबह को तैयार करेंगे फिर लपेटेंगे, तो इसी तरीके से रोज़ का यही है, रोज़ कुआं खोदना है और पानी पीना है। चीन की इजाद पतंगों को हिंदुस्तान ने अपनाया जरूर है, लेकिन चाइनीज मांझे को अपनाना जरा मुश्किल काम है। इसकी मखसूस वजह भी है। चाइनीज मांझे से होती दुर्घटनाएं। पिछले 4 या 5 साल पहले शुरू हुए चाइनीज मांझे से न सिर्फ हादसात बढ़े हैं, बल्कि कई जाने भी ले चुका है ये मांझा, जिसे देखते हुए सरकार ने इस पर पाबंदी लगाई है। चाइनीज मांझा यहाँ सिर्फ दुर्घटनाओं तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसने यहाँ के मांझा कारोबार पर भी खासा असर डाला है, जिसकी वजह से कई सारे कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। चाइना का मांझा जो था बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ख़राब, लोगों के हाथ से होने लगे, बच्चों की गर्दनें कटने लगी साहब, ये है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा तो वो कई जगह बंद हुआ है। आप लोग के कारोबार पर असर पड़ा? बहुत ज़्यादा साहब, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। कुछ लोगों ने ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, क्योंकि कारोबार बंद हो गया उसके ज़रिए से। चाइना वाला मजबूत बहुत होता है मांझा, अगर वो किसी चीज़ पे लग जाएगा तो वो चीज़ कट जाएगी। अगर आपकी कलाई पे या गर्दन पे किसी चीज़ पे लग गया तो वो गर्दन कट जाएगी, और इससे अगर ये आपके तोड़ोगे तो टूट जाएगा। ये आपकी किसी चीज़ में भी हिल गएगा, अगर चप्पल तलक में हिल जाता है तो टूट जाता है फट से। तो ये कमज़ोर मांझा है। चाइना का मांझा बहुत हार्ड मांझा है और उससे नुकसान होता है। बिजली के तारों पे अगर गिर जाता है तो उस पर करंट दौड़ जाता है, अगर ये बिजली के तारों पे गिर जाता है तो ये जल के राख हो जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि चाइना है सस्ता, ये थोड़ा महंगा है, क्योंकि गरीब की तरफ से, क्योंकि ये लोग दुकानदार लोग जो हैं थोड़ा महंगा करके बेचते हैं, मगर गरीब को थोड़ी मिलता है। वो मजदूरी मिलती है, दुकानदारों को उसको बेनिफिट मिलता है, मगर मजदूर को नहीं मिल पाता है। ये चाइना मांझा जो है ये कब से चला है, और ये जब चला है तब से क्या आप लोगों का कारोबार में कितना फ़र्क आया है? कोई मतलब अच्छा बढ़ा है कारोबार या फिर उसकी वजह से घटा है? चाइना मांझा जब से चला है बल्कि कारोबार हमारा बहुत घट गया। चाइना मांझा जब से चला है, ये समझ लो 4 या 5 साल से मांझे की पॉपुलेशन हुई है। उससे पहले 200 साल पुराना मांझा कॉटन का है, जिस पे आज से आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। पतंग का कारोबार लघु और कुटीर उद्योग के दायरे में आता है, जिसे घर घर में मर्द, औरतें और बुजुर्ग सब मिलकर करते हैं। जाहिर है इस कारोबार में सरकार की खास मदद की जरूरत है। जहां एक जानिब सरकार स्किल डेवलपमेंट के तौर पर आम आवाम को फायदा पहुंचा रही है, तो वहीं पतंग जैसे कारोबार की हालत आज खस्ता हाली की जानिब रागिब है। आज जरूरत है तो कारोबार को सरकार की मदद की, ताकि ये रोजगार भी आम रोजगार की तरह ही फल फूल सके और तरक्की के मनाजिल तय कर सके। कुछ अच्छी सिक्योरिटी वगैरह होना चाहिए, जो सरकार अच्छा कर सके हमारे लिए। हम तो ये चाहते हैं, जो कि हम इससे बच जाएंगे साहब, जो कि हम इसमें सुबह शाम हो जाती चलते चलते। कुछ इसमें मेहनत भी इतनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, जो कि सरकार कुछ अगर करेगी तो हमें अच्छा लगेगा। गवर्नमेंट अगर इसमें हमारी मदद करे तो हम हो सकता है इसमें फले और फूल जाएं, मगर गवर्नमेंट हमारी इसमें मदद नहीं करती। इसमें तो क्या है, हमारे को खुद को ही हमारे पैसे लगाना पड़ते हैं मेहनत मजदूरी के, और उससे ही रोशन घुमाते हैं। तो इसी की वजह ये है कि हम जो है जहाँ हैं वहीं हैं, इसमें बढ़ नहीं पाते हम। क्योंकि हमारे कोई मदद तो है नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे लोन वगैरह या कोई दे दे
तो वो नहीं है इसके अंदर। अगर हमें लोन मिल जाए तो हो सकता है हम भी जो है व्यापार की तरह व्यापार करने लग जाएं। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि इस रोजगार के जरिए किस तरह से सरकार अगर मदद करे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस रोजगार को कुटीर उद्योग से जोड़ने की चर्चाओं को लेकर के ही साथ साथ बाजार में किस तरह के हालात हैं ये आपको दिखाएंगे। आइए चलते हैं पतंगों के बाजार और जानते हैं क्या है खास इस बार मकर संक्रांति त्योहार पर। यूँ तो पतंग के ढेर सारे बाजार सूबे भर में आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जयपुर का पतंग बाजार कुछ खास ही है। इसकी वजह है यहाँ बड़े बड़े होलसेलर और रिटेलर। आइए इसी बाजार में देखते हैं कि इस बार मांझे में क्या है खास और किस तरह की पतंगों की है मांग, जिससे न सिर्फ माहौल बल्कि आसमान भी खूबसूरत रंग में रंगने वाला है। काफ़ी टाइप की हमने नई नई पतंगे डिज़ाइन तैयार करवा रखे हैं। जैसे ढाई वाली के नाम से साइज़ होता है, एक हद्दा होता है, एक मंजोला होता है, एक पौनताई होती है, एक पौना साइज़ होता है, एक तावे की तुक्कल होती है, एक तावा साइज़ होता है और एक गिलास दारा होता है, एक मांगल दारा होता है, एक चप दारा होता है, एक टोकियल होता है, एक अलीफ दारा होता है। ऐसे कई नामों के डिज़ाइन होते हैं। 4 हाथ की पतंग होती है, डबल हाथ की पतंग होती है, सिंगल हाथ की पतंग होती है, 8 हाथ की पतंग होती है, 16 हाथ की पतंग होती है, एक हैवी कार्ड की सबसे हैवी पतंग होती है। कोई मांझा कहता है बढ़िया होना चाहिए, कोई कहता है धार वाला होना चाहिए, कोई कहता है प्लेन होना चाहिए, कोई साहब मैदानी मांझा होना चाहिए। ये एक परंपरा है जो त्योहारों पर जो छोटे त्यौहार आते हैं इनके ऊपर चलती चली आ रही है। ये परंपरा है, ये साइकोलॉजी है, ये आदमी की जो चलती है। मगर सबसे बड़ी है टेक्निक, लड़ाने की टेक्निक होगी तो ही मांझा कारगर है, नहीं तो कोई सी भी चीज़ कारगर नहीं है। अभी अब बनना शुरू हुई है। 2017 की मांग रहती है, बिकेगी पतंगें और डिजाइनों की बनती है पतंगें, तो डिजाइन वाली पतंगों की मांग रहती है। देश भर के आर्थिक उथल पुथल के बीच एक अच्छी बात ये है कि जयपुर के पतंग बाजार में चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं की जा रही है। खास बात ये है कि न तो दुकानदार ही इसे बेच रहे हैं और न ही लोग इस मांझे को खरीद रहे हैं। वाकई ये एक अच्छी पहल है। इन सब के बीच एक बात जो बेहद खास है वो है बाजार में ऑनलाइन भुगतान। इस बाजार में कैश और ऑनलाइन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि इक्तिसादी तब्दीलियों से इस बार पतंग कारोबार में थोड़ा फर्क जरूर पड़ा है। नोटबंदी के चक्कर के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा इस मार्केट के ऊपर। जो लोगों को अपना माल मंगा कर स्टॉक करना चाहिए था वो माल नहीं मंगाया, कम से कम रखा है ताकि जितना हो उतना बिक जाए, क्योंकि ये बचने के बाद ये चीज़ ख़राब हो जाती है। चाइना का मांझा तो देखो उसका तो नाम लेना ही बेकार है, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही गायब हो चुकी है चीज़। ना उसको हम रखते हैं और ना ही कोई दूसरा रखता है उसको। और बाकी जो मंजे हैं ये मंजे नॉर्मल मंजे होते हैं, जनरल मंजे होते हैं, चलने वाले मंजे होते हैं। ये नोटबंदी के बाद कारोबार ही नहीं है, बिल्कुल समझ लो। ये सीजन का टाइम है, इन दिनों के अंदर काम अच्छा होता है, लेकिन अब बिल्कुल भी काम में रुझान नहीं है। पब्लिक के पास पैसा नहीं है, नया पैसा मार्केट में पैसा ही नहीं है। काम में समझ लो 40% रही है। राजस्थान में पतंगों का कारोबार कोई छोटा कारोबार नहीं है, बल्कि इससे हजारों लोग जुड़े हुए हैं जो आज काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। जाहिर है अगर सरकार इस रोजगार पर तवज्जो नहीं देगी तो आने वाले वक्त में न सिर्फ समाज में बेरोजगारी में इजाफा होगा, बल्कि ये एक पेशा और शौक दोनों ही खत्म हो जाएंगे। राजस्थान पर्यटन विभाग हर साल 3 दिवसीय पतंगबाजी प्रतियोगिता का एहतमाम भी करता है, जिसमें न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी पतंगबाज भी बड़े शौक और ज़ौक के साथ शामिल होते हैं। जाहिर है पतंग सिर्फ शौक भर नहीं है, बल्कि ये तो एकता का पैगाम भी है। इसे बनाने वाले जहाँ मुस्लिम तबके से हैं, तो वहीं इसे उड़ाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी कौम और धर्म के लोग शामिल हैं। पतंग ना तो हिंदू की है ना ही मुसलमान की, ये तो बस खुले नीले आसमान की है। पतंगबाजी का ये शौक गंगा जमनी तहजीब की एक बड़ी मिसाल है। इस मिसाल के जरिए कैसे रोजगार के बेहतर अवसर तलाशे जाएं, ये जरूरी है। फिलहाल हिंदुस्तान के अंदर नोटबंदी और चाइनीज़ मार्केट जैसी बड़ी चुनौतियां सामने हैं। ज़रूरत है कि सरकार
इस रोज़गार के अवसर को बेहतर बनाने के लिए मदद करे, ताकि बड़े पैमाने पर इस शौक़ को रोज़गार के अवसर में तब्दील किया जा सके। यहाँ से फ़िलहाल इतना ही, फिर किसी और शहर, किसी और कस्बे से आपके लिए लेकर हाजिर होंगे अधूरे ख्वाब। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।